नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर बॉलीवुड कैंडिडेट। आज हमारे बीच बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने 1996 में अपने करियर की शुरुआत की। 1996 से लेकर के 2014 तक इन्होंने कई फिल्में दी और हर फिल्म में इनके किरदार को सराहा गया। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेता की जो हमारे बीच हैं आज, इंद्र कुमार जी। इंद्र कुमार जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। 1996 से शुरुआत की और 2014 तक आप आ गए हैं, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। ये जो 20 साल का, लगभग 20 साल का जो सफ़र आपने पूरा किया, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की थी और ये 20 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर शुरुआत यही हो सकती है कि मैं कलकत्ता से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से था, बट हीरो बनना चाहता था। तो कलकत्ता से मतलब बॉम्बे आया और वो सफ़र जो था वो स्ट्रगल जो थी 2 साल की, इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, घर नहीं है, जो लोग जानने वाले नहीं, यहाँ तक कि बॉम्बे भी नहीं जानता था मैं कि बॉम्बे क्या जगह है। एंड सडनली वहाँ आके अपने आप को साबित करना, विच इज़ लाइक एक 20 साल पहले तो मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात थी कि मतलब सोच भी नहीं सकता था कोई, और कोई अगर सोचता था तो वो मतलब धकेल देते थे, अरे हटो। मतलब स्लॉट जो था वो लिमिटेड लोगों के लिए ही था। आज तो जब भी यही है कि आपके पास टीवी का ज़रिया है जिसमें आप आके मूवीज़ में आ सकते हैं, मगर उस टाइम में तो कुछ भी नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट निल था। जहाँ तक मुझे याद है, जिस समय आपने बॉलीवुड में कदम रखा था, जी उस समय खान्स की तूती बोलती थी। जी जी तो मतलब कितनी दिक्कत हुई आपको अपने आप को ला करके शुरुआत करने में? सर एग्जैक्टली उस पीरियड में मतलब खान से ज़्यादा मतलब एक्शन का ज़माना बहुत चल रहा था, जिसमें अक्षय जी और सुनील शेट्टी साहब, ये इनकी बहुत ज़्यादा एक पकड़ थी। मतलब अक्षय जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस समय, क्योंकि मैंने भी जब उनके साथ खिलाड़ी जो कि कहेंगे तो मेरी वो पहली फिल्म थी। क्योंकि मतलब उससे इंट्रोड्यूसिंग वगैरह मेरा जो भी है उसमें आता है, ये फर्स्ट शॉट भी मैंने उसका ही दिया है, बट रिलीज़ मेरी मासूम हुई थी। बट दोनों फिल्में एक ही मंथ में रिलीज़ हुई थी एंड दोनों बहुत बड़ी हिट हुई थी। सो मेरे लिए मतलब कहते हैं कि अनबिलीवेबल जो चीज़ हुई थी, क्योंकि मेरी खुद की फिल्म का मासूम का, जिसमें मैं सोलो हीरो था, उसका म्यूज़िक मतलब अल्टीमेट हिट था। मतलब म्यूज़िक ही सबसे बड़ा था उस फिल्म का, और फिल्म उसके बाद इतनी अच्छी हो गई। सो इन दी ऑन दी होल यू कह सकते हैं कि सब चीज़ें अपनी जगह पर मतलब एकदम फिट हो गई थी। और वो 2 साल का जो स्ट्रगल था मेरा, जिसमें मुझे लगा था कि अब बस मुझे वापस जाना चाहिए, एंड मुझे काम नहीं मिल रहा था। एंड अचानक से जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, वाकई फिल्मी कहानी जैसे होता है ना कि मैंने मॉम को बोला कि मॉम अब मैं आ रहा हूँ वापस, और मॉम ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। न्यू ईयर की रात थी 31 को, और मैंने रात को न्यू ईयर पे उनको फ़ोन किया था, बोला था कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, 3 महीना और देख ले, 30 मतलब मार्च में होली है, होली आ जाना, होली पे साथ में हम लोग मतलब सेलिब्रेट करेंगे, भूल जा बम्बई। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उसी होली के दिन मेरा पहला मुहूर्त हुआ, जिसका नाम था खिलाड़ियों खिलाड़ी। पहले उसका नाम बाजू था, एंड फिर बाद में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुई, नाम चेंज किया गया खिलाड़ियों खिलाड़ी। सो ये दोनों फिल्मों ने मुझे एक बहुत अच्छी बैकिंग दी थी, और मेरी लाइफ एकदम मतलब एक सेट हो गई थी। बट विद इन अ ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये फिल्म थी मजबूर, पार्थो घोष डायरेक्टर थे। उस फिल्म में एक एक्शन के दरमियान मतलब हेलीकॉप्टर का एक शॉट था जिसमें मुझे जंप करना था, एंड सब सेफ्टी वगैरह सब थी, बट अनफॉर्चुनेटली मिसकैलकुलेशन जो होता है जब इंसान की किस्मत ख़राब होती है, एंड मैं कुछ 80-90 फीट से उस हाइट से गिरा, और मैंने अपना पैर, कमर वगैरह मतलब कम्प्लीटली मतलब सब कुछ टूट गया था। एंड मुझे कुछ साल भर से ज़्यादा लगा था मुझे वापस ठीक होने में। उस दरमियान मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में खो दी, बहुत बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में मैंने साइन की थी, और मेरी जो फिल्में थी जो फ्लोर पे थी, उनमें से कुछ 60% कोई फिल्म कंप्लीट है, कोई 90% कंप्लीट है, जिसका म्यूज़िक रिलीज़ हो गया, और उस फिल्म को मतलब फिर बाद में रिलीज़ नहीं कर पाए। एंड कुछ फिल्में मैंने एक्सीडेंट के बाद कंप्लीट की। सो ये जो पीरियड जो मेरा आया, उसने मुझे बहुत बड़ा एक सेटबैक दिया था। मेजर जो लाइफ एक जो इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी,
विद इन अ ईयर वो सब कुछ मतलब एकदम ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक तरह का ये साबित हो गया था इंडस्ट्री में कि ही विल नेवर बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, मतलब कभी चल नहीं पाएगा, शूटिंग तो मतलब दूर की बात है, डांस करना, फाइट करना। बट समहाउ मेरी मॉम की ब्लेसिंग्स और उन्होंने मुझे ठीक किया समहाउ, और फिर वहाँ से एक नया मेरा स्ट्रगल चालू हो गया, फिर साबित करना कि भाई मैं ठीक हूँ और मैं फिर से काम कर सकता हूँ। और जो फिल्में जो मतलब बहुत ही मतलब गर्म थी, मतलब उनके म्यूज़िक रिलीज़ हो चुके थे, जिनकी मतलब पोजीशन बहुत अच्छी थी, तो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ द पीरियड कि ये भैया 1 साल 1.5 साल 2 साल मतलब वो फिल्म मतलब कुछ हुआ ही नहीं उनका, तो इस तरीके से मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। एंड वहाँ से एक फिर नई शुरुआत मेरे को, फिर से एक नई स्ट्रगल, जहाँ पर फिर से साबित करना अपने आप को। एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस वक्त आप फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे, आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको फिल्मों में जाके काम करना चाहिए? और जब आप स्कूल लाइफ जब अपनी आप व्यतीत कर रहे थे, उस समय लगा था आपको कि आपको हीरो बनना है, फिल्मों में काम करना है? नहीं, मैं एक्चुअली मैं बचपन से चाहता था कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूं, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की थी। मैंने एक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था, बोर्डिंग स्कूल, जहाँ से मुझे बहुत चांसेस, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आप एनडीए में जाके सीधे एग्ज़ाम दे के मतलब आपको मतलब एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। एंड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। बट समहाउ वहाँ की पढ़ाई बहुत और मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा हार्श थी, जो मैं मतलब छोटा था, 10-12 साल का था, एंड कुडंट टेक इट। एंड वहाँ से मेरी वो पढ़ाई छूट गई, एंड उसके बाद फिर एक फिल इन द ब्लैंक जैसा लाइफ हो गई थी कि अब क्या मैं अपनी लाइफ में करूँ। एंड मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं सडनली मेरे को दिमाग में आया कि भाई हीरो बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ग्रेजुअली ग्रो किया है। एक होता है कि चलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ हट के मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना चाहता था, जिसमें कि मेरे डैड का कोई सपोर्ट ना हो, मेरी फैमिली का सपोर्ट ना हो। आई विल डू इट ऑन माई ओन, मैं खुद करके दिखाऊंगा और खुद करूँगा। वो एक मेरे दिमाग में एक मैंटालिटी जो बचपन में थी। सो वो उसमें मुझे जब पता चला कि फिल्म्स में आना सबसे इम्पॉसिबल वाली बात है, तो वो वहाँ से मुझे वो जो एक स्पार्क लगा था। तो कभी आपने स्कूल या कॉलेज में किसी प्रोग्राम में परफॉर्म किया था? नहीं, हाँ, स्कूल टाइम में किया, थोड़ा बहुत किया कभी कभार, बट कभी इतना सीरियसली कभी सोचा ही नहीं। जब सब ये ख़त्म हो गया था तब फिर जाके एक पीरियड आया जहाँ पे मैं आई सेड कि चलो यार फिल्म में जाके, बॉम्बे जाके ट्राई करके देखता हूँ। सो इस तरीके से एक थिंकिंग बैठी थी एक। पहले ब्रेक की अगर बात की जाए, तो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला था? मतलब कि क्या उस समय हालात थे, कैसे आप पहुंचे, क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर ये समझ लीजिए कि मैं आपको 2 साल का अगर मैं आपको सिलसिला बताऊं कि 2 साल में मुझे बम्बई में एक भी इंसान नहीं था जिसने बोला हो भाई कि तू हीरो बन सकता है। मतलब जहाँ पे जाओ वहाँ पे मतलब एक धुतकार मिलती थी, अरे गेट आउट यार, तुम हीरो बनोगे, शक्ल देखी है तुमने, ये है वो है, मतलब एक जो प्रॉपर एकदम मतलब कहीं से भी मुझे एक जगह भी ऐसा नहीं लगता था कि जो यहाँ के लड़के थे या यहाँ के जो मतलब एक ग्रुप जो था उन लोगों को देखता था, वो लोग एक से एक स्टार्ट मतलब एकदम हैपनिंग लड़के लोग और पहुँचे हुए हैं, मतलब उनका उठना बैठना, उनका स्टाइल देख के पता चलता था कि वो लोग में है, दे कैन अचीव दिस। बट मैं बहुत सिंपल था, एंड मुझे कभी किसी ने मतलब इतना भी पुश नहीं किया कि आई कैन मेक इट। बट मेरा एक अपना एक स्लॉट था लाइफ का कि मेरी मेहनत होती थी सुबह से, जो शुरू होती थी कि मैं अपना मार्शल आर्ट्स करता था, मैं डांस क्लासेस करता था, मैं जिम करता था, मैं एक्टिंग क्लासेस करता था, और इसके दरमियान मेरे पास दूसरा काम कुछ करने के नहीं होता था। मतलब कि पब में जाना या डिस्को में जाना या पार्टी में जाना, मैं ये सब नहीं जानता था। बाकी के लड़के ये सब कुछ करते थे, और मेरा एक अपना होता था, भगवान होता था, एंड भगवान के बाद सिर्फ मेरे ये अपने काम मेहनत करने का, मतलब उसके सिवा मैंने 2 साल और कुछ नहीं किया। 18-20 साल आपने निकाला इंडस्ट्री में, आपके सबसे बेहतरीन को स्टार कौन है और किसके साथ में काम करके आपको लगा कि मेरे सबसे सब मतलब इंडस्ट्री क्या मतलब सब लोग जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने सलमान भाई के साथ की हैं। एंड सलमान भाई का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक हाथ था। जैसे मैंने बताया कि मेरे एक्सीडेंट के बाद जो मेरा एक दूसरा स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था,
तो उसमें सलमान भाई का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मुझे बहुत हद तक मतलब सपोर्ट दिया था और फ़िल्में दी थी, जिसमें से सबसे पहली फ़िल्म उन्होंने मुझे दी थी कहीं प्यार ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फ़िल्म दी थी जो तुमको ना भूल पाएंगे थी, जो मेरी लाइफ की मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रही है आज तक। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैंने वांटेड की थी। अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस ली का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो है वो। मेरे सबसे क्लोज मतलब वही रहे। काम तो मैंने सबके साथ ही किया है, बट सलमान भाई के साथ सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे क्लोज मैं उन्हीं के साथ रहा। बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो मतलब कौन से कलाकार हैं जिनके साथ में आपकी एक इंडिविजुअल एक ऐसी राय बनती है कि मुझे इनके साथ में परफॉर्म करना है, क्योंकि इनके साथ में परफॉर्म करते हुए मैं काफ़ी कुछ सीख भी सकता हूँ और मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश भी कर सकता हूँ। सर वो तो डिपेंड, देखिए आप ये बोलेंगे तो मैंने अक्षय जी के साथ काम किया है, सुनील सर के साथ काम किया है, मैंने मतलब ऑलमोस्ट सबके साथ थोड़ा बहुत काम किया है। बट ऐसा मैं ये नहीं बोल सकते जब तक कि आप मैं जो सलमान भाई के साथ जो मेरे को ट्यूनिंग लगती थी वो एक अलग ही एक था, वो एक बड़े भाई के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे भी थे, तो उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था और वो मुझे रखते भी थे मतलब सेट पे। लीजेंड्स की बात अगर की जाए तो हाँ, मैं लीजेंड्स की बात कर रहा हूँ। लेजेंड्स के मतलब उनके साथ तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। ऐसे में अगर बोलेंगे तो मैं राजेंद्र कुमार साहब के साथ, नवीन निश्चल साहब के साथ, अपना प्रसन्नजीत साहब के साथ, प्रसन्नजीत बोला, विश्वजीत, मतलब एक ही फिल्म में मेरे साथ 3 सिल्वर जुबली स्टार्स थे। एक ही फिल्म जिसका नाम था एक था दिल, एक थी धड़कन। उसमें तीनों ये सिल्वर जुबली स्टार, जो गोल्डन जुबली स्टार उस ज़माने के होते थे, तो मेरे मतलब सभी लोग एक साथ थे, मतलब उसी फिल्म में तीनों स्टार्स थे। तो उनके साथ एक एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था कि भाई मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उनको देख के बड़े हुए, एंड उनको देख के मतलब एक बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल एक जगह होती है वो, जहाँ पे आप उनसे इतना कुछ सीखते हैं, मतलब हर कुछ। सो वो मिला मुझे इंडस्ट्री से, वो उन लोगों के साथ मैंने काम किया जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक के बाद एक कई बड़ी बॉलीवुड हिट्स देने के बाद में अब इंद्र कुमार क्या लेकर के आ रहे हैं, ऐसा किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और आने वाली फिल्में उनकी कौन सी होंगी? सर मेरी अभी जो फिल्म चल रही है उसका नाम है फटी पड़ी है यार, फटी पड़ी है यार। जैसे कि मैं नाम लेते खुद हंस रहा हूँ। ये एक आप ही ने, मैं खुद भी हंस रहा हूँ। हाँ, ये एक कॉमेडी फिल्म है, एंड कॉमेडी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है आके 18-20 साल में, ये सब्जेक्ट मुझे अचानक से ये अभी ऑफ़र किया गया, एंड ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि मुझे बहुत अपना लगा कि भाई ये सचमुच में मेरी भी कहानी है। यानी कि हम इंडस्ट्री वाले जो लड़के होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है, उनकी स्ट्रगल क्या होती है। सो ये कहानी भी एक लड़के की है जो कि दिल्ली से आया है, बट ही इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली, एंड यहाँ पर आके वो किस तरीके से फिल्में छोड़ के बाकी की सब कुछ कर रहा है और किस तरह से वो बर्बाद हो जाता है लाइफ में। एंड फिर एक टाइम आता है जहाँ से हमारी फिल्म शुरू होती है। इट्स 24 आवर्स, और जो भी आप एक दिन की कहानी है जिसमें हम दिखाते हैं कि ही इज़ डिस्ट्रॉयड, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा उसके पास, कोई लाइफ रिजॉर्ट नहीं है कि जहाँ पे वो दोबारा से ज़िंदगी देख सके। तो ज़िंदगी जब नहीं मिल रही तो उसे सबसे अच्छा आसान रास्ता लगता है कि वो मर जाए, एंड यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और वो मरना चाहता है, एंड वो मरने की तैयारियां कर रहा है, एंड उसी दरम्यान
वो रोज़ की जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, जो उसके दोस्त थे या लड़कियां थी, या मतलब जो बदमाशी जो करता था, मतलब जो इतनी 7-8 साल से उसने की थी, अब वही हो रही है उसके साथ। और जब एक इंसान मेंटली मरने की प्रिपरेशन में है और सब कुछ वैसे ही हो रहा है रोज़ जो हो रहा था, सो कैसे वो डिस्टर्ब होता है और कैसे वो कॉमिकल सिचुएशन बनती है। सो एक तो ये प्लॉट है। एंड एंड में जाके यहाँ पर हम जाके जब सीरियस नोट पे आते हैं कि भाई अब ये सब बकवास हो गई, अब तो मुझे मरना ही है। एंड वो किस तरीके से अपने मरने के लिए मतलब प्लान करता है और क्या क्या करता है, तो उसमें हमने ये दिखाया है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री के मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री में आएंगे, फिल्मों में आएंगे। मैंने एक मैसेज जो छोड़ने की कोशिश की है उस फिल्म में कि बॉस, अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ हीरोइन बनने आ रहे हैं, हीरो बनने आ रहे हैं, या कुछ भी बनने आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी सबसे डिफ़िकल्ट ज़िंदगी है। आप अंदाज़ा लगाइए, अरबों की मतलब 1 अरब से ऊपर की आबादी हमारी देश की है। 1 अरब 26 करोड़। हाँ, उससे ऊपर की आबादी हमारी देश की है, और मेरे अंदाज से हर बच्चा चाहता है कि वो हीरो बने और हर बच्ची चाहती है कि वो हीरोइन बने। सो इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना इम्पॉसिबल है कि चंद लोग ही, कुछ 4-5 ही लोग या 10 लोग ही हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन करते हैं। यानी कि बाहर में भी अपने हैं NRIs वगैरह जो अब्रॉड में हैं, उन लोग को भी एंटरटेन करते हैं, तो चंद लोग ही हैं। सो इन अरबों में से आप वो चंद बनना चाहते हैं। सो हाउ डिफ़िकल्ट, कितना डिफ़िकल्ट आप एक सपना देख रहे हैं, और उसे हर कोई इतना आसान समझता है कि अरे यार, मैं तो सबसे बड़ा एक्टर हूँ और मैं जाते के साथ फाड़ डालूंगा, ये कर डालूंगा। सो प्लीज़ आप जब तो मतलब इस फिल्म के अंदर ये है कि वो फाड़ने जाते हैं, लेकिन मगर फटी पड़ी है। उनकी खुद की फट जाती है, उनकी ज़िंदगी की वाट लग जाती है, और किस तरीके से कोई रास्ता नहीं बचता है इस एक्टर के पास। मतलब ये जो एक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, मतलब लड़के का रोल प्ले कर रहा हूँ, एंड वो मैसेज छोड़ के जा रहा है सबको, भाई कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ आना है, अय्याशियाँ, गलतियाँ और ये सब चीज़ों से दूर रहोगे, परे रहोगे, तभी तुम यहाँ पे सेटल रह सकते हो। अदरवाइज़ तुम भी मेरी तरह एक दिन इस तरह मरने का एक नोट छोड़ के जा रहे होगे, और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होगी, और मतलब तुम्हारी फट जाएगी। मतलब जो एक पिक्चर का टाइटल भी है, फटी पड़ी है यार। इधर जी, हाल फिलहाल में आपके ऊपर कुछ मामले दर्ज हुए थे, क्या था वो पूरा मामला, उसकी सच्चाई क्या है, और इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं जितना बता चुका हूँ, मैंने काफ़ी कुछ बताया है अपने दर्शकों को, जो मेरे फैंस हैं, जिन्होंने जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, या जो लोग जिन्हें इस बारे में पता चला, और उन्हें जो पता चला वो एक इतना शॉकिंग मतलब एक मुद्दा है कि आज मैं कह सकता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में शायद इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है। इतना बुरा काम मतलब जो एक इंसान कर सकता है, मतलब एक हैवान ही इस तरह की हरकत करता है, और वो इल्ज़ाम मुझ पे लाया गया है, जिसे कहा जाता है रेप। एंड मैं इससे इतना शॉक्ड हूँ, और मेरी लाइफ आज किस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। मैं इस केस के बारे में इसमें आपको नहीं बता सकता कुछ डिटेल, क्योंकि जो आज मेरे साथ जो हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि कानून मेरे साथ है, और कानून ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मुझे इतने बड़े केस में फंसाया गया और मेरे साथ इतना बुरा सेटअप हुआ। उसके बाद भी जब मैं जैसे कि आप जानते हैं कि इस केस में कोई सुनवाई नहीं है। आपको सबसे पहले ले जाके आपको पटक दिया जाता है जेल में, और उसके बाद आपकी 3-4 महीने बाद आपकी सुनवाई शुरू होती है, या बेल एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन होती है, जब तक कि इंसान को आप ख़त्म ही कर देते हैं। मतलब अब उसके आगे की कहानी ये हो जाती है कि जिस लड़की ने ये केस मुझ पे लगाया, अब मुझे आए हुए बाहर कुछ 1 महीना या 1.5 महीना ही हुआ है, और उसी के दरमियान वो मैडम खुद अपनी बहन के घर में चोरी करते हुए पकड़ी गई, और वो अरेस्टेड हुई। अभी 10 दिन पहले की किस्सा है ये, और वो अरेस्ट हुई, वो बाकायदा जेल गई, और जेल काट के अभी बेल पे बाहर हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, तो आज आप ये देख सकते हैं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, और मेरे केस पे इस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा कि आप समझ सकते हैं, जो इंसान अपने घर को बर्बाद करने में नहीं सोचता है, तो दूसरे के घर को क्या सोचेगा। तो वही एक किस्सा हुआ है मेरे साथ कि किसी ने मेरे घर को बर्बाद करने में 1 सेकंड नहीं सोचा। मगर आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना भी सख्त हमारा कानून हुआ है, पर उसके बावजूद भी आज मेरी जो उम्मीदें हैं, मेरी जो मतलब आज भी जो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं अपने जुडिशल जो सिस्टम है मेरा,
जिन्होंने मतलब मुझे राहत दी मुझे, और मुझे आगे भी पूरा यकीन है कि इस केस में जब सच्चाई नहीं है तो बहुत जल्दी जो जो अहम मुद्दे हैं जो जिसमें मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ, और इस केस को मैं बहुत जल्दी डिसॉल्व करके, एंड मैं यही उन लोगों को मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी कगार पे लाके मेरी ज़िंदगी में खड़ा किया। आज मेरी एक 1.5 साल की बेटी है, छोटी बच्ची मेरी। नहीं, छोड़ूंगा नहीं का मतलब क्या है? छोड़ूंगा नहीं मतलब कि हाँ। कानूनी तौर पे उनको Yes. कानूनी तौर पे, और मैं हाँ, वो फिल्म ये- में मैं हीरो बन सकता हूँ हाँ। या विलन बन सकता हूँ, मगर रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उठाएं और आप जो चाहें वो नहीं होता है। कानून होता है, और कानून के तहत हमें जीना पड़ता है, और कानून ही हमें इंसाफ दिलाता है। जो कि आज मैं आपको जो कह रहा हूँ कि मुझे कानून पे पूरा विश्वास है कि मेरा जुडिशल सिस्टम जिसने मुझे इतनी मदद की है, अगर मुझे मदद नहीं की होती तो आज मैं शायद अंदर ही होता, आपके साथ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो जब मेरा कानून मेरे साथ है और जब मेरी कहानी में मतलब सच्चाई है, तो उन्होंने मेरी मदद की है, और आगे भी मुझे वो मदद मिलेगी, और जितनी जल्दी ये डिसॉल्व होगा केस। मगर क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिंपल सी बात होगी, भैया अपना केस ख़त्म हो गया, हाथ जोड़ो यार, चलो अपने काम पे चलो। नहीं, यहाँ से मेरी दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला है, और जिन्होंने इसकी मदद भी की है, जिन लोगों ने मदद की है, मैं उन्हें कानूनी तौर पे इतना पनिश कराऊंगा कि जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आप एक इंसान के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम, मैं दुनिया में इससे बड़ा इल्ज़ाम दुनिया में कुछ नहीं मानता। मैं खून भी शायद इसके सामने मैं कहूँगा कि बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि एक रेप कहना एक मतलब आज मेरी एक 1.5 साल की बेटी है, एक छोटी सी बच्ची है। अब जब वो बड़ी होगी, समझदार होगी, तो मतलब एक लाइफ आए, एक पॉइंट आएगा उसकी लाइफ में कि जब वो भी ये सोचेगी कि मेरे पापा के ऊपर क्या मतलब इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है। मतलब आज मेरी माताजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं हैं, मगर जब भी मेरी फैमिली है उनके ऊपर क्या बीत रही है, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ। अगर आज मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं खड़ी होती तो शायद मेरे साथ दुनिया यही सोचती कि हाँ भाई ये इंसान गलत है। मगर जब मेरी वाइफ ने दुनिया के सामने दिखाया कि भाई मेरा आदमी गलत नहीं है और मैं उसके साथ हूँ, और ये इस पूरे केस में कोई सच्चाई नहीं है, तो आज मेरी वाइफ ने ही मुझे मतलब जो भी मुझे कानूनी तौर पे जो राहत दिलाई है, मेरी वाइफ ने, एक अकेली औरत ने लड़के मतलब पूरे समाज से, मतलब हर किसी से, जहाँ पे कि कोई मदद करने को तैयार नहीं है आपको ऐसे घिनौने काम की वजह से, मगर वहाँ मेरी वाइफ ने अपनी ज़िंदगी मतलब कैसे भी मुझे बचाया। सर आप ये देखिए ना, इसमें किसी की गलती नहीं है, कानून की मतलब आप क्या गलती आप कहेंगे। आपकी एक प्रक्रिया जो है, एक जो सिस्टम है जिसमें जांच पड़ताल या टेस्ट वगैरह, जब मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं, अगर आप उनकी बातें करेंगे, उन बेसिस पे बातें करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है आपको। या फिर एक फरियादी की एक औरत आई है, वो अपनी ज़िंदगी की दुहार लगा रही है, अपनी ज़िंदगी लुटने की दुहार लगा रही है, तो उस समय क्या आप बोलेंगे उनको? आप तो उनकी बात को मानेंगे ही, क्योंकि हमें कानून को अभी बनाया भी इतना स्ट्रॉन्ग गया है कि क्योंकि हमें डेफिनेटली, क्योंकि आज मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ बहनें, मेरी बहनें हैं, कल आज मेरी बेटी भी है, कल भी वो बड़ी होगी, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारा देश का कानून इतना स्ट्रांग हो कि कोई इंसान ऐसे बारे में सोच नहीं सके कि भाई मैं किसी औरत के साथ ज़रा सी खिलवाड़ करूँ या थोड़ी सी मस्ती करूँ। मतलब इतना सॉलिड होना चाहिए हमारा सिस्टम की किसी की मतलब जहन में भी ये बात नहीं आए, मगर उसका मिसयूज़ करना, वो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जब पॉजिटिव चीज़ें पैदा होती हैं तो उसके साथ नेगेटिव भी पैदा होती हैं। तो इसी तरह से कुछ लोगों को ये नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा आराम दे रही है, ऐश दे रही है, जिसको कह सकते हैं कि बहुत आसानी से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और उसका फिर बाद में सौदा करते हैं कि अच्छा तेरे को ये बचना है तो ये करते हैं, जो कि तो आपके साथ में किसी ने सौदेबाजी की थी? जी, मैं अभी इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता आपको, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी कोर्ट में केस है, कोर्ट के इंसाफ के बाद ही जो सच्चाइयाँ हैं, जो कहानियाँ जो आप लोगों ने सुनी हैं, उस कहानियों की मतलब दूसरी ही दुनिया है और दूसरी ही उनकी कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ कैसे बनी गई हैं, जोड़ी गई हैं या बनाई गई हैं, उसके ऊपर इतना गंदा बैकग्राउंड है
कि जब ये केस ख़त्म हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली सब कुछ आपके सामने पेश करूँगा और दुनिया को दिखाऊँगा कि किस तरीके के लोगों ने ये चीज़ की है और किन लोगों ने इसमें उनकी मदद भी की है। सो अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो आजकल का सिस्टम हो गया है, कानून इतना स्ट्रॉन्ग है, ये वर्ल्ड रेप, एक औरत चाहे तो इसमें कुछ भी कर सकती है। सो समहाउ मैं ये सोचता हूँ कि हमारे लिए एक इतनी सी बात सिंपल सी है कि थोड़ी सी एक थिन लाइन होनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने से पहले एक थिन लाइन होती है कि भाई हमें वो इतनी तो जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इस केस में कितनी सच्चाई है या नहीं है। क्योंकि आप किसी पे रेप का इल्ज़ाम लगा के जब डाल देते हैं तो वो इल्ज़ाम मिटाने में और मतलब धोने में उस इंसान को बहुत टाइम लगता है। तब तक उसको और उसके परिवार को कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह की ये वारदात हुई पूरी की पूरी, इसके बाद में जब आप शूटिंग करते, जब अभी सेट पे जाते हैं, तो आपके को-स्टार्स का रिएक्शन क्या होता है? मतलब उनको क्या लगता है जो हुआ ये वाकई में सच था, या आपके साथ में किसी ने कुछ एक षड्यंत्र किया है? देखिए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि अभी तक तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला ही नहीं हूँ। मैं निकलते के साथ पहले तो अपने इस केस के बारे में जो एक मेरी ज़िंदगी जो जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुई उसको कभी फ़ोन पे या किसी से हाँ, बातचीत नहीं हुई वो हो रही है, मगर इतना ही है कि आप ये कह सकते हैं कि लोग मेरे साथ हैं। आज जब मैं इस फ़िल्म की शूटिंग कुछ 1 महीने से कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का मतलब एक जो तमीज़ मुझे पहले मिलती थी, इज़्ज़त पहले मिलती थी, वो भी आज भी है, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल रहा है। तो और वो लड़की जेल में मतलब पकड़ी गई, मतलब अरेस्ट हुई, बात दे रहे थे, मुझे बोल रहे थे हमें मालूम था सर आपके साथ गलत हुआ है। सो मैं यही कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री को जब पता चला या दुनिया को जब पता चला, तो उनको ये एहसास हुआ कि इंदर कुमार जो चिल्ला के बोल रहा था कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, तो उसकी मतलब ये कह सकते हैं कि 80% सच्चाई तो सामने आ ही गई है। बाकी 20% जो बची है वो मुझे कानूनी तौर पर आपके सामने लानी है। इंदर जी, चलते चलते हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंड चलते चलते मैं यही कहूँगा सबसे कि प्लीज़ आप एक सेलिब्रिटी समझ के एक इंसान को घटिया या अच्छा नहीं साबित आप 1 सेकंड में उसके बारे में आप एक राय नहीं पैदा कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज एक सेलिब्रिटी है तो भाई ये गंदा हो सकता है और शायद इसने ये गलती की होगी। ऐसी राय आपको जो कई बार मीडिया से हो जाती है, या मीडिया एक तरफा एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर देती है। देखिए, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता इसमें। वो एक फ़ोर्स होता है, एक तरह की एक फ़ोर्स, जब बम फटता है तो एक फ़ोर्स होता है और उस फोर्स के तहत सब कोई अपने अपने मतलब रास्ते देख लेते हैं, अपनी ही राय हो जाती हैं लोगों की, ऐसी राय हो जाती हैं जिसका मतलब कि सिर पैर भी नहीं होता है और बाद में वो एक हंसी का मुद्दा बन जाता है। जैसे मैं आपको अगर बड़ी मज़े की बात बताऊं कि जब मैं कोर्ट में पेश किया जा रहा था और मीडिया थी, तो मैं सर उठा के और एक स्माइल के साथ मैं कोर्ट में घुस रहा था और मेरे में कोई शर्म और झिझक और कुछ नहीं थी। और बड़े बड़े पत्रकार और रिपोर्टर्स ने लिखा कि देखिए जेल जा रहा है बट शर्म नहीं, नाम की नहीं है, और पता नहीं क्या क्या लिखा। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जब मुझे पता है कि मैंने गलत नहीं किया है, तो मेरा शरीर कैसे बोलेगा, मेरी आत्मा कैसे बोलेगी मैंने गलत किया? मैं क्यों मुंह छुपा के जाऊं? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं मीडिया के सामने क्यों मुंह छुपा के जाऊं, दुनिया के साथ क्यों मुंह छुपा के जाऊं और क्यों सर झुका के जाऊं? सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि देखिए भाई कितनी शर्म है। अगर मैं मुंह झुका के जाता या मुंह ढक के जाता तो आप बोलते देखो उस घटिया इंसान को, घिनौने इंसान को मुंह छुपा के भाग रहा है और ये है वो है, जो कि आजकल एक बहुत मसालेदार एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। मेरी शक्ल देखिए, क्या मैं आपको रेपिस्ट लग रहा हूँ? उसके बाद भी चंद लोगों ने मतलब ऐसी राय दी थी, तो कोई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि एक होता है हिट ऑफ द मोमेंट, हर किसी का अपनी एक राय होती है और जिस समय एक इंसान को एक कटघरे में खड़ा मतलब लाया जाता है, तब उसको बुरा ही देखते हैं सब लोग। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा एक इंसान को वक्त दीजिए, एक इंसान को समझिए कि एक इंसान क्या हो सकता है। इतनी जल्दी किसी के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये
इस तरह का ही है और ऐसा ही है, क्योंकि उसके साथ आप उसको नहीं, उसके परिवार को, उसकी ज़िंदगी को, आज जो मैंने मेहनत 18-20 साल इस इंडस्ट्री में कमाने के लिए लगाई, वो किसी ने इंसान ने 1 सेकंड में मेरी बर्बाद कर दी। अब मुझे ये, जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि मैं इतनी ब्रेक लेके मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की हैं, अब फिर से मुझे अपने आप को साबित करना है, फिर से अपने आप को दुनिया को एक अलग तरीके से दिखाना है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ हर किसी इंसान की एक ज़िंदगी है, उसको तबाह करने से पहले सोचिए और हो सके तो मदद कीजिए, ना कि किसी की ज़िंदगी तबाह कीजिए। और मैं जो आजकल का जो फ़ैशन चल रहा है, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि भगवान से डरो। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ उससे 10 गुना बुरा होगा। ये कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग में मतलब रावणों का राज है, मगर एक दिन रावण को मरना ही पड़ता है, ये तो निश्चित है। वो कलयुग हो या कोई भी मतलब कोई भी युग चल रहा हो, आप समझिए कि वो बुरे का साथ बुरा होना है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ किसी का बुरा करने से पहले सोचिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी इतनी सालों की बनी हुई ज़िंदगी और उसको 1 सेकंड में तबाह करना इतनी अच्छी बात नहीं है। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका इंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्रीमान इंद्र कुमार जी, जो रियल लाइफ के हीरो हैं और पर्दे पर इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन रियल लाइफ से हट करके अब रियल लाइफ में भी ये खुद के लिए अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। बॉलीवुड कैंडिडेट में अगले हफ्ते बारी होगी किसी और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।